10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के सौजन्य से, और हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे prakashgaba.com से प्रकाश गाबा। इनफैक्ट पिछले शो से वो हमारे साथ हैं। ट्रेड बुल्स के सचिन उत्तेकर, वो भी पिछले शो से हमारा साथ दे रहे हैं। उसके अलावा दो और एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे हम। अमित सेठ जुड़ेंगे हमारे साथ, और निर्मल बांग से स्वाति होतकर भी शो में साथ देंगे हमारा। साथ ही थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के अजय श्रीवास्तव। लेकिन मार्केट को एक बार रिविजिट करते हैं। निफ्टी कंफर्टेबली अबव वो 18,180 का जो जोन था, अब 18,210 पर। बैंक निफ्टी 43,300 की ट्रेजेक्टरी को टच कर रहा है अब, और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 3/4% ऊपर। शानदार तेजी, 2.6:1 का मार्केट ब्रेथ। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए और उसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमारे अगेंस्ट थी फ्राइडे को, आज वही चीज़ हमारे फेवर में। HDFC ट्विंस में स्टेबिलिटी, और उसने एक बहुत बड़ा फैक्टर जोड़ा है। HDFC बैंक 22 पॉइंट और HDFC 16 पॉइंट कंट्रीब्यूट करता हुआ। ऑब्वियसली जब गिरे थे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन आज ICICI बैंक और रिलायंस का भी एक सपोर्ट। उसके अलावा F&O में शानदार तेज़ी है कई स्टॉक्स में। स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग सुबह से मैरिको, नंबर्स के बाद एक शानदार मूव। उसके मैनेजमेंट से बात करेंगे आज दोपहर में। उसके अलावा इंडसइंड बैंक में तेज़ी, और सारे के सारे NBFCs, L&T फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल्स, आदित्य बिरला कैपिटल, बंधन बैंक, उसमें भी थोड़ा बहुत MFI का तड़का है, PFC, सारे के सारे स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। वीरो जी हाँ, पूरी की पूरी समरी आपने अगर आप देखें अनुज से सुनी, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम NBFC स्पेशली अगर आप देखें इस वक्त इस दौर में लीड करते हुए ऑल NBFCs एट डे हाई। पैनल आपके स्क्रीन पे है बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ प्रकाश गाबा, सचिन उत्तेकर पिछले शो से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अमित सेठ और स्वाति होतकर फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू इस रिकवरी पर, और कहां तक स्ट्रेच करने की पॉसिबिलिटी, और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, काफी स्टेबल डे है आज। निफ्टी में हम देख रहे हैं रिलायंस का सपोर्ट है, CNX IT इज लार्जली स्टेबल। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो हमने एक टेक्निकल सेल ऑफ फ्राइडे को देखा था ड्यू टू HDFC, वहां भी स्टेबिलिटी है। करंट सत्र में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी में रिकवरी है, निफ्टी में भी काफी स्टेबल रिकवरी है, बट बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। इमीडिएटली तो फ्रेश एंट्री बनानी मुश्किल है। जो लोग बने हुए हैं उनको डेफिनेटली बना रहना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पसेस से नियरर टू द VWAP अगर कोई इंट्राडे डिप आता है निफ्टी बैंक में, विच आई एम नॉट श्योर विल कम और नॉट, 43,150 के लेवल के आसपास अगर कोई मार्केट डिप देती है तो वहां पे जरूर फिर से एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। फिलहाल 1.45% को मैं चेज नहीं करना चाहता। जो बने हुए हैं वो बने रहे। देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 100-150 पॉइंट्स की तेजी हम और दिन में देख सकते हैं। रही बात दो स्टॉक्स की, इस समय दो स्टॉक्स जो मेरे को अभी काफी अच्छे लग रहे हैं, दैट इज वन इज DLF। DLF के बारे में हमने फ्राइडे को भी काफी डिस्कशन की थी। काफी स्ट्रॉन्ग बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इट्स ऑलमोस्ट एट अ 52 वीक हाई। बड़ा वैलिड ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो DLF में पोजिशनली बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 430 का, और हमारे नियर टर्म टारगेट्स 1 से 2 दिनों में रहेंगे 445 से 450 के। सेकंड स्टॉक जो मैं कंसिस्टेंटली बुलिश रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी बुलिश रहा हूँ, मुझे कोटक का स्ट्रक्चर अभी भी काफी अच्छा लगता है। एक काफी हर्डल फ्राइडे के सत्र में हमने देखा, HDFC बैंक का जो सेल ऑफ आया था, उसके बाद कोटक ने अपने इंट्राडे गेन्स जरूर गिव अप कर दिए, लेकिन आज हम इसमें फिर से एक स्मार्ट रिकवरी देख रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो कोटक महिंद्रा बैंक को बाय करना चाहिए। 1945 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और मुझे 1 से 2 दिनों के इसमें 2000 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, चलिए, तो कोटक शानदार मूव यहाँ पर, और 1950 के हर्डल फाइनली क्रॉस कर रहा है। सचिन, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज ट्विंस पे ही ध्यान देना है। बजाज फिनसर्व को तो ऑलरेडी हमने कवर किया प्रीवियस शो में, बट फिलहाल जिस तरीके से बजाज फाइनेंस का भी डेटा है, क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है 6500 के आसपास। कॉल राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, मुझे लग रहा है उनपे अभी काफी दबाव आ चुका है। एंड जिस तरीके से इसका शॉर्ट टर्म डेटा है, प्लस इंट्राडे जिस तरीके से मोमेंटम अनलॉक हुआ है 6480 के बाद,
तो मुझे लग रहा है ये मूव लगभग ड्यूरिंग द डे 6700 6730 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो काफी बड़ी तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 6470 पे, एंड फ्रेश लॉन्ग्स अभी भी चेस करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में 6730 के टारगेट के लिए। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार में है वो है दालमिया भारत का। एक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेली चार्ट पे एक वीव पैटर्न फॉर्मेशन है, इसके पोजिशनल टारगेट लगभग अराउंड 2260 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2160 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पे जो ब्रेकआउट हुआ है 2045 के लेवल्स के आसपास, तो 2040 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको इनिशिएट करनी है। इंट्राडे टारगेट हो सकता है 2160 का, बट 2260 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर ये लॉन्ग्स आपको मेंटेन करने चाहिए। ओके, 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आए। डालमिया भारत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे 2071 पे ट्रेड करता है। मीनवाइल आप रियलिटी स्पेस में वाकई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ विटनेस कर रहे हैं। जरा आप एक स्टॉक लेके आइए, ओबरा रियलिटी। मेरे ख्याल से सुबह जिक्र भी हुआ था कार्यक्रम में इस स्टॉक का। डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ 944, और मेरे ख्याल से ये जो दिसंबर के बाद का नया हाई है, दिसंबर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मोमेंटम काफी शार्प था। इट्स 943 डे हाई और दिसंबर के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज स्वाति इस वक्त के। यस, गुड मॉर्निंग वीरू जी। आज के लिए मैं दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है अशोक लेलैंड पे। अगर आप लास्ट 3 to 4 डेज का ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखोगे तो काफी स्टक हुआ था 142 to 145 के रेंज में। सॉर्ट ऑफ अ फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है। मुझे लगता है आज ओपन लो भी सेम है, उस हिसाब से मोमेंटम काफी हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे अशोक लेलैंड बाय कीजिएगा। 155 का स्टॉप टारगेट में देखती हूँ, स्टॉप लॉस ऑफ 143 का प्लेस कीजिएगा। सेकेंड बाय कॉल इज ऑन डीमार्ट। डीमार्ट को हम लोग ने काफी लास्ट सालों से सेलिंग प्रेशर में देख रहे थे। ऑलमोस्ट 2021 ऑफ नवंबर में हम लोग ने देखा था कि डीमार्ट ने 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया था, वहां से कंटिन्यूस सेल ऑफ दिया था। आफ्टर ऑलमोस्ट दिस स्पैन ऑफ 6 मंथ्स के बाद हम एक 100 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक को जाते हुए देख रहे हैं। आज का ओपनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एंड वॉल्यूम्स के मोमेंटम काफी साइड बाय साइड चल रहे हैं। 100 डीएमए के ऊपर ही ओपनिंग दिया। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल भी है कि ये 200 डीएमए भी टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है पुलबैक रैली हमें काफी अच्छी देखने मिल सकती है डीमार्ट में। तो बाय कॉल लीजिएगा। 3600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3720। डीमार्ट यहाँ पर आपको बाय करना है। ये स्टॉक खैर कैश में है, सिर्फ एफएनओ में नहीं है, लेकिन बड़ा स्टॉक ऑब्वियसली मिस्ट्री है कि एफएनओ में क्यों नहीं है। खैर वो एक अलग कहानी है। गाबा सर को जोड़ लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्टॉक इस वक्त पसंद मुझे वो है एक्सिस बैंक। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। एक डिप मिला है, डिप से एक बाउंस मिल रहा है। ट्रेड कर रहा है 876 के आसपास एक्सिस बैंक। मेरे ख्याल से 890 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 870 का एक्सिस बैंक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो रियलिटी पैक्स है और वो है डीएलएफ। डीएलएफ में एक हाई जोन पर ट्रेड कर रहा है, 434 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 429 के आसपास है, वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट आते दिनों में 450 का भी देख सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 445। तो डीएलएफ पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। डीएलएफ पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये इस समय आपके लिए ट्रेड। कोल इंडिया इस समय डे लो पर। नंबर्स खराब थे कोल इंडिया के काफ़ी, और स्टॉक में रिएक्शन आज सुबह से विजिबल था, और अब करीब करीब 3% नीचे ये स्टॉक। लेकिन दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस देखिए एक बार ज़रा, फिर से शानदार मूव बजाज फाइनेंस में। और अब बजाज फाइनेंस स्ट्राइक करने जा रहा है बहुत टाइम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ये लास्ट टाइम जब इसने कोशिश की थी इसको निकालने की, इस लेवल को, वो था 15 फरवरी 2023 को, और वहाँ से उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी अगले एक महीने में, जो इसको 5500 तक ले गई थी। अब 5500 से वापस एक रैली 6500 की तरफ। ये देखिए, ये उसका 12 मंथ का चार्ट। और अगर आप देखें 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो बजाज फाइनेंस के लिए। सचिन, आपने कॉल बजाज फिनसर्व पर दी थी, लेकिन फिनेंस का भी आपने एक डिस्कशन जरूर किया था उसमें। यहाँ पर बजाज फाइनेंस इनफैक्ट 6730 के टारगेट थे आपके यहाँ पर फाइनेंस में भी। ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी कुछ बदल रहा है यहाँ पर। जी अनुज जी, इनफैक्ट मंथली डेटा काफी
शानदार हुआ है। इनफैक्ट मंथली चार्ट्स पे काफी समय के बाद एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुई थी पिछले महीने में, एंड उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के ऊपर की एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है। तो अगर हम वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो वहां पर एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, तो अक्यूमुलेशन के अच्छे साइंस भी है। प्लस अपने 200 डे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जिक्र किया है, मुझे लग रहा है एक्सपोनेंशियल पे अगर हम देखें तो वहां पर ऑलरेडी ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश था, एंड पिछले 2 दिनों से कंसिस्टेंटली इसके ऊपर की ही चाल बन रही है। तो अगर हम डेटा देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस का ही डेटा है। 6500 का जो कॉल राइटर्स थे वो मुझे लग रहा है थोड़ा दबाव पे आज आ चुके हैं, एंड इसीलिए मुझे लग रहा है कि 6700 तक की एक इजी मूव यहाँ पर अनलॉक हो गई है, जो अभी भी मैं रेकमेंड करूंगा चेस करने के लिए। सो फिलहाल जो सेटअप हमने डिस्कस किया था वहां से तो थोड़ी सी मूव ऑलरेडी अनलॉक्ड है, बट 6470 जब तक ब्रेक नहीं होता आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूटी रहना चाहिए, एंड 6700 6730 के आसपास आपको आपकी पोजीशन रिव्यू करनी है। ओके, एक बार मारुति लेके आइए, और मारुति आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 9040, और सुबह बात हुई थी, खुला स्ट्रॉन्ग था, बैकफुट पे आ गया। अमूमन मारुति ऐसा करता है, हल्का सा बैकफुट पे आके रिकलेक्ट करता है अपने स्ट्रेंथ को। उसके बाद मेरे सिस्टर ने जो अलर्ट अभी दिया है वो दिया था 9032 पे। 9032 पे अलर्ट ये दिया कि जो स्विंग हाई था 1 फरवरी का वो इसने क्रॉस कर दिया, और 30 नवंबर 2022 का स्विंग हाई भी यही था एग्जैक्टली 9032। दैट मीन्स ये टेक्निकली 30 नवंबर के बाद का हाईएस्ट लेवल है। सचिन, क्योंकि एग्रेसिव स्टॉक है ये और पिछले 4-5 दिन में काफी एग्रेसिव हो भी गया है, क्या ये 9040 के जोन में 91 92 के लिए प्रिपेयर हो रहा है क्या? एनी थॉट्स ऑन फ्यूचर्स और ऑप्शन पे अगर कोई कॉल आपको इंप्रेस कर रही तो बताइएगा। तो काफी इंप्रूव हो चुकी है। इनफैक्ट एक नेगेटिव नंबर के बाद जिस तरीके से एक वी शेप रिकवरी हुई थी, वो रिकवरी की वजह से 8800 का बेस मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर स्ट्रांग हो चुका है, एंड अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा दूर चली गई है प्राइस एक्शन। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा पुल बैक आ जाता है 9000 के आसपास, 9020 के आसपास, तो आई थिंक वो एक आइडियल लेवल होगा जहां पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे मैं ये मोमेंटम चेज नहीं करना चाहूंगा, बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उनके लिए स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 9050 के 9005 के आसपास का ही रेकमेंड करूंगा। एंड इमीडिएट बेसिस पे अगर हर्डल की बात करें तो आई थिंक एक क्लोजिंग की जरूरत होगी 9100 के ऊपर की। अगर वो हो जाती है तो अब काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यूटी रहेगा, बट फिलहाल मुझे लग रहा है अपने शॉर्ट टर्म एवरेज से थोड़ा सा दूर है तो कॉशियस रहने की सलाह होगी। फ्रेश एडिशंस ऑन पुल बैक करने की सलाह होगी 9005 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आपको एक क्लियर क्रिस्टल व्यू मिल गया है मारुति पे आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। बस मैं वो जिक्र कर रहा था कि 9032 का जो स्विंग हाई था 1 फरवरी का, वो बजट डे की स्पीच का हाई जो था वो क्रॉस हो गया है। इस वक्त स्क्रीन पे इम्प्रेस करने वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में मैरिको सबसे ऊपर है, 8.5% ऊपर अभी भी, और अच्छी बात है कि अर्निंग्स के बाद जो ये तेजी आई वो टिकी हुई है, अभी तक कोलैप्स नहीं हुई है। डालमिया भारत का जिक्र कर रहे थे हम इस कार्यक्रम के दौरान, 1135 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और ये जो ऑटो की स्ट्रेंथ है ना वो धीरे धीरे पिकअप कर रही है। नाउ इट्स स्प्रेडिंग टुवर्ड्स, ये क्या है, टाटा मोटर्स कहाँ पर है, जरा एक बार टाटा मोटर्स लेके आइएगा। ओआई की श्रेणी में टाटा मोटर्स में एक सेकंड के अगर आप देखिए, मैं आपको पूरे सेक्टर का भी बताऊं। टीवीएस मोटर टॉप वाई गेनर 3.7%, और उसके बाद एक्साइड 2.9%, अपोलो टायर्स 2.6%। टाटा मोटर्स भी अब इस गेनर्स की श्रेणी में आके खड़ा हो गया। एक बार टाटा मोटर्स पर अपना टेक दीजिए स्वाति जी। टाटा मोटर्स पिछले 4-5 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को जाके स्ट्राइक करता हुआ, एनी व्यू? यस, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप लास्ट 1 महीने का भी डेटा देखोगे तो टाटा मोटर्स काफी स्टक हुआ था 475 to 488 490,
वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है। जैसे मुझे लगता है कि अगर 488 जैसे ही ब्रेकआउट ओपन हो जाएगा तो अपसाइड में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 500 के लेवल्स तक के डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है एटलीस्ट 20 DMA का स्टॉप लॉस रखिएगा विच कम्स टू एट अराउंड 472। वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। फॉर इमीडिएट टारगेट विल बी 500 रुपीज टू 520 रुपीज ऑन हाई साइड। ओके चलिए अब एक काम करते हैं फिर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। Good morning, Anuj. How are you doing? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? Wonderfully well, wonderfully well. चलिए फिर एक काम करते हैं, आज शो की शुरुआत करेंगे एक इवेंट के साथ जिसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया मार्केट को और जस्ट व्हेन सब थिंग्स नॉर्मल हो गई थी, HDFC ट्विंस 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस रही, फिर एक शानदार मूव आया, लेकिन फ्राइडे को ऑब्वियसली वो MSCI फैक्टर से एक बड़ा नोज डाइव। लेकिन आपका क्या व्यू है इस बेहमत को लेकर, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद ये एक एंटिटी बनने वाली है, क्या जो एक हमने रैली देखी है पिछले 1 साल में ये कंटिन्यू होगी या फिर अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मामला अटक सकता है? बड़े स्टॉक्स हैं दोनों मार्केट के लिए, इसलिए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए टेक्निकली स्पीकिंग कंबाइंड एंटिटी को जो डाइल्यूशन होना था हो चुका है, मार्केट के अंदर में नेगेटिव इंपैक्ट आना था आ चुका है, और कंबाइंड एंटिटी का सिनर्जिस्टिक बेनिफिट तो आएगा अनुज जी, आना चाहिए मार्केट के अंदर में। और जो उनके जो लोन्स थे धीरे धीरे अगर आप डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मार्जिन तो बढ़ना ही चाहिए कंपेयर टू HFC जब लोन इकट्ठा दो होंगे, बैंक और HFC इकट्ठा होगा। तो टेक्निकली बैलेंस शीट वाइज PNL वाइज सब चीज कहती है कि इसके अंदर में आपका मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए। देख एक चीज कॉस्ट कम होनी चाहिए, दूसरी चीज दोनों नेट मिला के इंस्टीट्यूशन का जो मार्जिन है वो बढ़ना चाहिए ना। उसका ट्रांसलेशन कितना ग्रोथ होता है लोन बुक्स में, कितना मार्केट में होता है अलग बात है, बट डेफिनेट ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि मार्जिन तो इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन के बाद में बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। दूसरा जो एक बड़ा मार्केट के लिए एक सरदर्द रहा है वो IT स्पेस में रहा है क्लियरली अजय जी, इन्फोसिस खास तौर से। लेकिन एक चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, एक्स ऑफ इन्फोसिस IT के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। जो एक इन्फोसिस के टाइम पे लग रहा था कि एक हाउलर था और क्या होगा सेक्टर का, उतने खराब नंबर्स नहीं थे। इनफैक्ट मिड कैप IT में तो नंबर्स कुछ कंपनियों के बहुत शानदार रहे। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए IT मैंने अनुज जी IT में कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, इन्वेस्टर्स के अंदर में करेक्शन को यूज करना चाहिए, बिकॉज मैं कई बार बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री जो रिटर्न्स की है IT में काफी ठीक रही है। वो आपने देखा होगा पिछले साल बहुत बढ़िया रिटर्न आई, इस साल थोड़ा नेगेटिव हो गया, बट अगर एक लॉन्गर टर्म पीरियड में देखेंगे इसको IT को तो डिविडेंड रिकॉर्ड प्लस जो स्टॉक एप्रिसिएशन है आई थिंक मार्केट में किसी भी सेक्टर से ज्यादा आया होगा और बहुत कम रिस्क के साथ आया है। तो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी को यूज करिए, एडवांटेज के लिए ऐड करिए। इंडिया की ऐसी कंपनियां दुनिया में शायद कम मिलेंगी, और बाजार हमेशा नीचे नहीं रहेगी, कंपनियां बढ़ेंगी, यूरोप बढ़ेगा, एशिया में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इंडिया में टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो टेम्पररी US की रिक्वायरमेंट कम हुई है, डेफिनेटली कम हुई है, BFI सेक्टर में और भी कॉन्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं। तो यही कहूंगा कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं धीरे धीरे ऐड करिए, बिकॉज मे बी अभी नेगेटिव न्यूज प्ले आउट नहीं हुई है, उसको भी 6 से 7 महीने लगेंगे प्ले आउट होने के अंदर में। 1-2 क्वार्टर में और आएगा इंडिकेशन कि कितना डीग्रोथ हो सकता है। इन्फोसिस ने डीग्रोथ दिखाया, कितना और हो सकता है, आपको और चांसेस मिले करेक्शन के। और वो इस बाजार का जनरली आज की तारीख का अनुज जी सेम है, कोई आपको सारा खरीदना नहीं है। आज की तारीख में मौके बहुत मिलेंगे आपको 2023 में खरीदने के लिए, लेकिन सेक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपी डॉलर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको हर तीसरे साल में बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल हर चीज नहीं चल सकती है, ये देख लीजिए। कोई एम्प्लॉय भी हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है, कोई सेक्टर नहीं करेगा, बट अगर 5 साल 7 साल 10,000 साल का पर्सपेक्टिव देखेंगे, इससे शायद बेहतर सेक्टर इंडिया का कोई भी नहीं होगा। अजय जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और पिछले जैसे कि आपने कहा कि हर साल हर सेक्टर नहीं चल सकता, पिछले साल पेंट्स नहीं चले और कमोडिटी यूजर्स नहीं चले, लेकिन इस बार जब ब्रेंट करीब 75 की ट्रैजेक्टरी में सर, एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई, पिडिलाइट जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दी पिछले 7 महीने में, अब आपका प्रोस्पेक्टिव, आपका व्यू क्या है इन स्टॉक्स पे? देखिए पेंट इंडस्ट्री का व्यू हम बता देते हैं आपको। पेंट इंडस्ट्री में हमारा व्यू नेगेटिव है इस समय।
बिकॉज रीजन बड़ा सिंपल है, कंपटीशन बढ़ने वाला है इसके अंदर में। बहुत 2 बड़े दिग्गज प्लेयर नए आने वाले हैं, बिरला आ रहे हैं इसके अंदर में, जिंदल आ रहे हैं इसके अंदर में, ऑलरेडी आ चुके हैं उसके अंदर में। तो जो मोनोपोली स्टेटस था 1 या 2 प्लेयर्स का, वो अंडर थ्रेट है। अब वेदर प्राइस वॉर होगी नहीं होगी, लेकिन सप्लाई तो डेफिनेटली मार्केट में बढ़ के आएगी। 2 बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और उसका मार्केट के ऊपर में इम्पैक्ट आएगा। उस मुद्दे को देखते हुए चाहे डिमांड हमारी 7-8% भी ग्रो करेगी, लेकिन अगर 2 बड़े प्लेयर एक साथ मार्केट में आते हैं पेंट इंडस्ट्री में, तो आप जानते हैं फिर कंपटीशन का क्या होता है, दाम गिरेंगे कि दाम बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लोगों के लिए कंपटीशन होगा, डीलर लेवल पे कंपटीशन होगा, कस्टमर्स के लिए बेहतरी है, बट आई थिंक इंडस्ट्री के लिए एक री रेटिंग अगले 24 महीने में होने वाली है। जो हाई पी पेंट स्टॉक्स हैं, डी रेट डेफिनेटली होंगे, बिकॉज जो एक बड़ा था और 4 छोटे प्लेयर थे, उनकी जगह में 3 बड़े प्लेयर हो जाएंगे और 4 छोटे प्लेयर। इंडस्ट्री का डायनेमिक्स चेंज होने वाला है और वो आपके बिल्कुल कंज्यूमर का बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स के लिए विपरीत है। खूबसूरत जवाब अजय जी, नो डाउट अबाउट दैट कि वो एक बड़ा दिग्गज प्लेयर हाई पी वाला, उसको शायद बाजार बहुत एंटरटेन ना करे, ये अजय जी का मत है। अच्छा सर, ये ऑटो में इस बार पिछले 1 महीने से काफ़ी वाइब्रेंट मूव आ रहे हैं, 2 व्हीलर लीड कर रहा है। हालांकि लीड इस वक्त पूरा का पूरा टायर स्पेस कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं एक हाइब्रिड लूँ, डीजल की गाड़ी लूँ, पेट्रोल की गाड़ी लूँ या फिर ईवी लूँ, टायर सब में लगने हैं। बट इस बार अर्निंग्स के बाद बजाज ऑटो ने बहुत अच्छा मूव दिया सर 2 व्हीलर स्पेस में। आपका इस वक्त ऑटो में क्या व्यू है, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, ऑटो के अंदर में हमारा आज की तारीख में तो व्यू है कि स्टेबल है, प्लेटफॉर्म खरीदना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो डिमांड हमारे हिसाब से आ रही है मार्केट में, वो नीचे आ रही है, डिमांड इतनी लोअर एंड पे आ रही है। बजाज ऑटो एक अलग किस्म का शेयर है, बिकॉज उसके बाद में ट्रेजरी इनकम इतनी ज्यादा है कि जो इंटरेस्ट रेट 3-4% से 8-9% पहुंच गए हैं, उसकी ट्रेजरी इनकम डबल होने वाली है। तो उस हिसाब से देखते हुए वो शेयर आई थिंक थोड़ा सा आप ऑटो रखिए, थोड़ा सा आप उसको रखिए कि ट्रेजरी के अंदर में क्या रिटर्न आएगी उस शेयर की, और वो काफी अंडर ओन सेक्टर था तो उसको थोड़ा अलग रखें। बट ब्रॉडली स्पीकिंग इंडस्ट्री के अंदर में कार में आपके पास 2 ही 3 प्लेयर्स हैं, जो एक प्लेयर है जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं। एसयूवीज के अंदर में 2 प्लेयर है, टाटा मोटर इज नॉट अ डोमेस्टिक प्लेयर कार के अंदर में, आप जानते हैं उसको अच्छी तरीके से, उसका ग्लोबल शेयर ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से थम के रहिए, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज मार्केट डिमांड कह रही है कि इतनी रोबस्ट डिमांड नहीं है। जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट थी वो भी चली गई है। आपने शायद अखबार में देखा होगा, महिंद्रा ने एक बड़ा ऐड दिया है कि थार तक के अंदर में जहां पे 1 लाख थार की बुकिंग थी, उन्होंने 70,000 रुपए का डिस्काउंट अनाउंस किया है। तो अगर महिंद्रा का थार भी डिस्काउंट पे आ गया है, तो धीरे धीरे एक मार्केट में प्रेशर विजिबल हो रहा है, और उसके लिए ऑटो कंपनी को अगले, वैसे भी लीन सीजन है, कोई पीक सीजन नहीं है, उसके अंदर में कोई खास डिमांड आना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो इन्वेस्टमेंट तो अभी हम तो नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं सोच के कि अगर 1-1.5 साल और आपको करना है, बट इस साल में मुश्किल लगता है कि ये सेक्टर आपको सुपीरियर रिटर्न देगा। ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ईवी सेक्टर शायद बेहतर रिटर्न देगा आपको, चाहे कि ऑटो सेक्टर। वहां पे अच्छी कंपनियां हैं, बेहतरीन कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, तो उनका इंडिया से पार्शल है, और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं ईवी स्पेस के अंदर में। तो मेरा मानना यह है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस ऑटो स्पेस से शायद ज्यादा रिटर्न दे देगा। सर आप डायरेक्टर साहब स्टॉक लेकर आइए पेटीएम का वापस, अब डे हाई पर ये स्टॉक करीब करीब 4.5% ऊपर। अजय जी, एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि वो जो आईपीओ और लिस्टिंग के टाइम पे एक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अब पूरी चेंज हो गई है। अब क्लियरली अगर आप प्रेस रिलीज देखें या इवन अगर विजय जी की ट्वीट्स देखें, तो एक क्लियर फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी पर है, और पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने डिलीवर भी किया है 100% और इस क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक ठाक लगे। आपको लग रहा है कि ये स्टॉक और ये ऐसे और कई भी हैं जिन्होंने कोशिश की है थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आने की, यहाँ पर अभी भी एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है मेरे हिसाब से। अनुज जी देखिए, बहुत, मैं हमेशा, मेरी होल्डिंग है तो डिस्क्लोजर के लिए आपको बताता हूँ, होल्डिंग है पेटीएम में, बट आपको शायद दुनिया ट्रैवल कर लीजिए, ऐसा पेमेंट इकोसिस्टम आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। इस एक कंपनी ने चाहे नुकसान उठाया, शेयर प्राइस आईपीओ छोड़ दीजिए, बेवकूफी में किया या जैसे भी किया, इन्वेस्टर्स ने लॉस किया, बट जो इंट्रिंसिक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेमेंट का है इंडिया का, वो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसको क्रिएट करना प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने अकेले कर दिखाया है। उसके लिए तो हमें देनी पड़ेगी। और जो पिवट किया उन्होंने कि पेमेंट सिस्टम से लेकर लोन डिसबर्समेंट पिवट था, बहुत सक्सेसफुल पिवट हुआ उनमें। तो उस हिसाब से ये कंपनियां अब थोड़ा सा दिमाग लगा रही हैं कि वो जो सेल एक्विजिशन थी
कि भाई आपने 1,000 रुपए की सेल के लिए 5,000 रुपए दे दिए इन्वेस्टर को, वो मोड आई थिंक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस हिसाब को देखते हुए ये 2-3 कंपनियां हैं जो मोनोपोली की तरीके से ई कॉमर्स स्पेस में बना के बैठी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी कंपनियां सेम है, बट 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको डुप्लीकेट करना बड़ा मुश्किल है, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पिवट बहुत डिलीवरी है। और अगर सारा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएगा तो आई थिंक जो उनके जो एक्सेसेस थे ईसॉप के खासकर, आई थिंक वो खत्म हो जाएंगे। और जो क्लाइंट एक्विजिशन कि 100 रुपए का क्लाइंट लेने के लिए आप 200 रुपए खर्च रहे हैं, वो शायद अब वो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो नहीं है, बनाना पड़ेगा। हमेशा बोलते आए हैं कि न्यू एज सेक्टर में से कुछ कंपनियां चलेंगी। आप भी पी फंड की तरीके से ऑपरेट करिए कि आपके पास 5 होल्डिंग है, 2 सुपर परफॉर्मेंस करेंगी, 1 मीडियोकर और 2 राइट ऑफ होंगी। अगर आप वो लेके चलेंगे तो पोर्टफोलियो बनाइए। सिंगल कंपनी के अंदर में पोर्टफोलियो बनाएंगे तो फिर हाई रिस्क पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से 4-5 कंपनियां हैं, पोर्टफोलियो बनाइए, कुछ में ज्यादा रखिए, कुछ में कम रखिए, अलग बात है, बट एक कंपनी लेके मत शुरू करिए काम को। न्यू एज को आप एक पोर्टफोलियो एलोकेशन दीजिए, उसमें 3-4 सेक्टर कैंडिडेट डालिए और फिर देखिए धीरे में किसको बढ़ाना है और किसको घटाना है। अच्छा, एक और बड़े स्टॉक की बात कर लेते हैं अजय जी, कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि काफ़ी समय से इसने निवेशकों को थोड़ा परेशान किया है, लेकिन अब क्या लग रहा है फाइनली कुछ चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, प्राइस एक्शन काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहा है। देखिए डेफिनेटली मतलब स्टॉक तो कमेंट नहीं करूंगा, बट ये जरूर है कि एक ये स्टॉक सोया हुआ स्टॉक था इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत सालों से रिटर्न नहीं दिया है। अब इस बार का रिजल्ट भी काफी सरप्राइज किया लोगों को, बिकॉज रिजल्ट में वाइब्रेंसी थी, रिजल्ट के अंदर में मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर रिजल्ट आया है। और उसके हिसाब से देखते हुए जो एक ही बात है, जो उनकी जो कमेंट्री है उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट को, जहाँ की अदर बैंक की कमेंट्री थी बहुत ही बॉयंट बूस्टिंग जैसे कमेंट्री थी, इनकी काफी आराम से सबड्यूड रीजनेबल कमेंट्री थी ना। जब एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको अच्छी ठीक कमेंट्री देता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उसको देखते हुए प्लस अंडर ओन था, परफॉर्म तो कर नहीं रहा था, अंडर ओन था। बट इश्यू यही है इस सेक्टर के साथ में कि आप इस सेक्टर की बेनिफिट जो आप देख रहे हैं, हाई मार्जिन, एक प्राइस पे आता है। वो प्राइस है अनुज जी, सारी कंपनियां हिंदुस्तान की, सारे इंडिविजुअल हिंदुस्तान के, उन सब ने आपको हायर इंटरेस्ट दिया, अपना कोई और खर्चा कम किया क्योंकि इनकम उतनी नहीं बढ़ी, इसलिए बैंक का प्रॉफिट है। एक चीज याद रखिएगा, जिस साल बैंक का प्रॉफिट बढ़िया आएगा, अगले साल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो प्रॉफिट आपने इकोनॉमी के शेयर से नहीं लिया है। तो उस मुद्दे को देखते हुए, और फिर वो साइकिल तो वही रहेगा कि आपकी डिमांड कम होगी, फिर इनकम कम होगी। बैंक का साइकिल मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुकेगा, मेरे हिसाब से जो ये पर्सनल लोन का झमला ये भी थोड़ा निपटेगा, सामने आएगा कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं, एमएसएमई के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी रहेगी, ये भी देखना है। बट ये जरूर है कि जो एक्सूबरेंस थी इन्वेस्टर्स की वो थोड़ी कम हो गई है, वो पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। बहुत अनुज जी, बहुत ओवर ओन्ड सेक्टर है। प्रॉब्लम यही है बैंकिंग के साथ में, सबके पास भरा हुआ है बैंक, इसमें कौन नया निवेशक आएगा, कितना आएगा, देखने वाली बात है। बट प्रॉब्लम है ओवर ओन सेक्टर स्लोअर ग्रोथ की तरफ जा रहा है और हायर रिस्क ट्रेजेक्टरी में चला गया है। तो उसको देखते हुए आई थिंक आप उन बैंकों में जाएंगे जो बड़ी बैंक है, जो रिस्क ले सकती है। और जैसे मैंने कहा, अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री रीजनेबल है तो हम जानते हैं कि वो रिटर्न्स के लिए रिस्क कम लेंगी और सेफर इन्वेस्टमेंट है। शायद यही रीजन हो सकता है कि अब थोड़ा सा निवेशक उस बैंक की तरफ भी जा रहा है। अजय जी, पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे आज के लिए, और वो है इस दौर के सबसे स्मार्ट स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर को लेकर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे एंड थैंक्स टू आईटीसी, बट इस बार अब थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें इंटरेस्ट बाजार का सब में आ रहा है। गोदरेज सीपी जो अभी हाल ही में एक डील से बाहर आया, इट्स डूइंग वेल। मैरिको फाइनली अपने एक जिसे कहते हैं ना, सिंकिंग क्लस्टर से बाहर निकल के आता हुआ। आपका सर प्रेफर्ड बाय क्या रहेगा इस वक्त इस लेवल पे एफएमसीजी में? जीरो। वीरेंद्र जी, इस बाजार में आप आज भी देखिए, बाजार के आपको प्रूव रॉन्ग करता सकता है, करेगा जरूर करेगा रॉन्ग। बट अगर आप मुझे बोलेंगे इकोनॉमी 7% ग्रो कर रही है, नेस्ले में फ्लैट प्रॉफिट है, लेकिन उसको मैं 80 के पी पे खरीदूं शेयर को जाके, और मैं ये अनुज जी जानते हैं बोलने वाले होंगे कि भाई ये पी तो उनकी 10 साल से चलती आ रही है, शायद बिल्कुल ठीक है अनुज जी, बिल्कुल 10 साल चलती आ रही है पी, बट मन नहीं मानता कि 80 की पी के ऊपर में आज शेयर खरीदने का। तो कंज्यूमर में देखिए उछाल आता है और आदमी बढ़ता है,
तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ना कि आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। टाइम आएगा लेने का जब करेक्शन है। खरीदने का बाजार के उछाल पे 80 की पी पे क्या रिटर्न के लिए उम्मीद करते हैं मैं नहीं जानता हूं, शायद मिल भी जाए आपको, बट फिर ये रिस्क लेना है तो फिर बहुत शेयर है ऐसा रिस्क लेने के लिए। 80 की पी पे मारिको का रिजल्ट देखेंगे आप तो फ्लैट रिजल्ट था, कोई खास रिजल्ट नहीं था, लेकिन बाजार ने उसको उछाल दिया। बाजार सही है हमेशा मेरे हिसाब से। इस समय अगर आपको बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करिए। फ्रेश पैसा लगा के यहाँ से रिटर्न निकालना थोड़ा तो मुश्किल है, हो सकता है, मेरा हिसाब से नहीं, हम तो नहीं ले रहे हैं। ओके चलिए अजय जी, फिर शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज जी। और You have a good day, Anuj. यू टू अजय से थैंक यू। चलिए अब फिर एक काम करते हैं, अब वीरू और मुझे इजाज़त दीजिए और नीरज जी तैयार हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए और एक बहुत